दिक्कत आई तो आप लोग फिर बीच में उसको ऑन करके बात कर सकते हैं या बता सकते हैं। जो हम पढ़ रहे थे ना नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स, तो उसमें हम लोग कहाँ तक चले गए थे, मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन की बात कर रहे थे, है ना। मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन में जो अलग अलग हम उसमें देखा था कि उसके क्लासिफाई किया गया था एरियाज को, जहाँ वो एरिया जो है वो आपको जहाँ एपीआई 2 से ज्यादा हो, जहाँ 2 से कम हो, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, फीवर ट्रीटमेंट डिपोट, अर्बन मलेरिया स्कीम्स, फेल्सिपरम की अलग से एक प्रोग्राम आई 77 में, रिसर्च हेल्थ एजुकेशन रिपोर्ट, उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सारी क्लासिफिकेशन एरिया पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्टिव्स हो गया था, जिसमें एक जो मेन चीज थी जिस पे हम लोग फोकस करना है वो है कि एपीआई जहाँ पे एनुअल पालासाइट इंडेक्स जहाँ पे 2 से ज्यादा होगा वहाँ क्या स्प्रे करेंगे, कैसे उसके वहाँ पे आपको जो मेजर्स है उसको वेक्टर कंट्रोल के वो क्या करने हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि 2 राउंड डीडीटी का छिड़काव करेंगे, वही रेट था जो पहले भी हमने देखा था कि जो आपको 2 मिलीग्राम 1 ग्राम पर आवाज हल्की आ रही है सर, आवाज बहुत ही हल्की आ रही है। अब जा रही है अच्छे से, अब आवाज जा रही है? आवाज सर आ रही लेकिन हल्की आ रही है सर, आवाज तो है क्लियर। एक मिनट, साउंड आप अपना साउंड बढ़ाइए, तो यहाँ फुल है। जी सर पूरा फुल है सर। चलिए हो सकता है कि थोड़ी देर में आने लगे, यहाँ मैंने फुल कर रखा है, ठीक है। तो ठीक है सर। 2 राउंड्स ऑफ डीडीटी का छिड़काव करना था 1 ग्राम पर स्क्वायर सरफेस एरिया में, और जिस एरिया में लगे कि डीडीटी रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब पहले भी हमने देखा था कि बीएचसी रेजिस्टेंट हो गया था, जिसकी वजह से मलेरिया जो प्रोग्राम था वो फिर से नाम बदल के उसको एरेडिकेशन जोश में कर दिया था, फिर वो हटाना पड़ा उससे, इसलिए कि रेजिस्टेंट की वजह से केस बढ़ने लगे थे, ठीक है। तो 2 राउंड डीडीटी का छिड़काव करेंगे जब तक वो डीडीटी रेजिस्टेंट नहीं हो जाता। अगर रेजिस्टेंट हो गई डीडीटी तो फिर एक दूसरा आपको इंसेक्टिसाइड मैलाथियोन, वो तो 2 ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर सरफेस एरिया उसका करेंगे, और ये भी आपको जहाँ पे डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए वहाँ इससे छिड़काव करेंगे मैलाथियोन से। इसका 3 राउंड, डीडीटी का 2 राउंड, मैलाथियोन का 3 राउंड। मैलाथियोन तब करेंगे जब डीडीटी से असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर मैलाथियोन का भी असर नहीं हो रहा तब एक और सिंथेटिक पैराथेरॉइड्स आता था, ये भी इंसेक्ट मारने की वो है केमिकल्स थे। इसका 0.25 ग्राम में है ये पर स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया में, और 6 वीक के इंटरवल पे, यानी आज किया तो फिर 6 वीक बाद करेंगे इसको। इसका 2 राउंड करेंगे वहां जहां पे मैलाथियोन और डीडीटी दोनों आपका वो हो गया, रेसिस्टेंट हो गया है। 1997 में ही बीएससी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था कि इसका असर खत्म हो गया था, और दूसरी इसके साइड इफेक्ट्स आने लगे थे बीएससी का। दूसरा था इंटरमोलॉजिकल असेसमेंट। इंटरमोलॉजी कहलाता है जहाँ पे इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, जूलॉजी का वो ब्रांच, वो शाख जूलॉजी की जिसमें हम आप लोग इंसेक्ट की बात करते हैं। तो उसका असेसमेंट, उस एरिया में जो एक्सपर्ट एंटोमोलॉजिस्ट है उसकी टीम जो है ना वो लगातार सर्विलेंस करती रहेगी। ससेप्टेबल टेस्ट होगा, और वो टेस्ट करके कि इस एरिया में कितना वेक्टर का वो है, फैलाव है, वेक्टर किस टाइप का है, क्वालिटी भी उसकी जाननी जरूरी है, और कि उस एरिया में किस तरह से हम किन किन इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। ये उनका काम है। ये भी रखना था, ये एपीआई जहाँ 2 से ज्यादा हुआ वहाँ ये सरकार की तरफ से ये इसमें ऐड किया गया था। फिर उसके बाद क्या था, मेन चीज होता सर्विलेंस के बाद कलेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मीयर। ये मेन चीज था मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन का, कि ब्लड का कलेक्शन करना है, उसको एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस हर 15 दिन पे जहाँ पे 2 से ज्यादा एनुअल पैरासाइट इंडेक्स है, 15 दिन पे वहां सर्विलेंस करना है। सर्विलेंस 15 दिन पे कैसे करना है सर्विलेंस, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव सर्विलेंस वो होता है जिसमें मल्टीपर्पज वर्कर्स या फिर जो मलेरिया वर्कर्स है वो घर घर जाके हर 15 दिन पे जाएगा, और वो जाके पूछेगा, पता लगाएगा, वो आगे आएगी, बात करेंगे। और पैसिव सर्विलेंस क्या है कि खुद पेशेंट आके कहीं पीएचसी पे, सीएचसी पे, मेडिकल कॉलेज में या किसी प्राइवेट कॉलेज में या हॉस्पिटल में आया और पता लग गया, या उसका ब्लड आपने टेस्ट किया उस नियत से कि अरे उस एरिया से आ रहा है जहाँ मलेरिया ज्यादा है या फीवर है इसको, तो वो पैसिव सर्विलेंस में आता है। फिर इसको इसमें रखा गया जो अगला एलिमेंट था वो ट्रीटमेंट ऑफ केस। जो भी केस डिटेक्ट हो गया उसमें 2 ट्रीटमेंट देते हैं, प्रिजम्पटिव देते हैं और दूसरा रेडिकल ट्रीटमेंट। प्रिजम्पटिव ट्रीटमेंट ये जैसे पता चला कि इसको मलेरिया के सिम्टम्स दिख रहे हैं, इसको स्लाइड में आ गया, तो सबसे पहले इसको प्रोफिलैक्सिस के तौर पे इसमें क्या करते थे, क्लोरोक्विन दे देते थे। और फिर आगे उसको जो मतलब होता है कि तत्काल जो
इलाज कहते हैं ना, दैट इज प्रिजम्पटिव होता है, समझ लिया कि इसको मलेरिया जल्दी से दे दे। उसके बाद उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए रेडिकल ट्रीटमेंट होता है। जनरली एसाइक्लिक स्टेज में जब मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं ना, उस वक्त प्रिजम्पटिव देते हैं। सेक्सुअल स्टेज में जब होता है, एसेक्सुअल में प्रिजम्पटिव, और सेक्सुअल स्टेज में जब आता है ज्वाइन मेरोज्वाइन वगैरह रिलीज करता है लीवर के बाद जो जाके ब्लड में, तब जाके कंप्लीट ट्रीटमेंट, जैसे देखा था पीछे हमने आर्टेमिसिन वाली जो थी कंबाइंड थेरेपी, वो शुरू करते हैं। कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ उसको डिजीज को, तब जाके हम ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये 4 चीज रखी गई थी कि उस एरिया में जहाँ एपीआई ज्यादा है 2 से, वहाँ रेगुलर स्प्रे करेंगे। स्प्रे में 3 अलग अलग जो है आपको स्प्रेइंग एजेंट था। पहला डीडीटी था, दूसरा मैलाथियोन था, पहला तीसरा जो पैराथोराइड्स था। डीडीटी अगर काम नहीं कर रहा तब मैलाथियोन देंगे, वो दोनों काम नहीं कर रहा तब पैराथोराइड्स देंगे। फिर वहाँ एक टीम होगी जो उसको सर्विलेंस करेगी, इंटोमोलॉजिस्ट कहलाते हैं, साइंटिस्ट की टीम, जो पता लगाएगी वेक्टर कितना है किस एरिया में, उस हिसाब से उसका छिड़काव होगा। और दूसरे सर्विलेंस होता रहेगा कि सर्विलेंस 2 तरह से हो, एक्टिव और पैसिव, और उसको पेशेंट केस को डिटेक्ट करने के लिए सर्विलेंस किया जाता है। उसमें अगर कोई इस तरह का केस मिल रहा है या लग रहा है कि बुखार आ रहा है या इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसको तुरंत उसका खून लेके एग्जामिनेशन के लिए हायर सेंटर में भेज देना है। और जब ट्रीटमेंट होगा तो शुरू में तो सबसे पहले जैसे केस मिले उसको क्लोरोक्विन थमा देना है, एक डोज दे देनी है, फिर उसको आगे ले जाके जो आपकी अथॉरिटी है या फिर पीएचसी सीएससी में जहाँ भी आप रेफर कर रहे हैं या वहाँ पे बुलाया जाए, वहाँ फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट उनका चलेगा। वो एरिया जहाँ एपीआई 2 से कम है, वहाँ जो एपीआई 2 से ज्यादा था, वहाँ तो आपने देख लिया कि 4 चीज क्या करनी थी। यहाँ जो एपीआई 2 से कम है, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे रेगुलर स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ उस एरिया में आपको स्प्रे करना है जहाँ प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का केस निकला है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मलेरी, वाइवैक्स, ये अलग अलग टाइप होता है मलेरिया का। फैल्सिपेरम सबसे खतरनाक है, जो ब्रेन पे इफेक्ट करता है आपको। तो ये केस जहां आपको मिल जाता है फैल्सिपेरम का, उस एरिया में सिर्फ और सिर्फ आपको स्प्रे करना है। स्प्रे उसी तरह से करना है। स्प्रे में पहले आप डीडीटी दीजिए, अगर नहीं हो रहा है उससे या उससे रेसिस्टेंट आ गया, तब आप स्टार्ट करेंगे मैलाथियोन, उसके बाद तब पैराथोराइड्स देंगे। सर्विलेंस यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी एक्टिव पैसिव सर्विलेंस होगा, और वही 15 दिन पे सर्विलेंस होगा, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं है। एपीआई 2 से कम है लेकिन केस तो है, वहां पे सर्विलेंस यहाँ भी जारी है। अब इसमें फॉलो ब्लड स्मीयर आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल पॉजिटिव केसेस। जैसे भी कोई भी पॉजिटिव केस निकला, उसका ब्लड स्मीयर आप लेके फॉलो अप में दीजिएगा तुरंत। जैसे भी फीवर डिपोर्ट हमारा सेंटर्स था, वहाँ क्या था कि वहां से ब्लड कलेक्ट करना था और उसको दवा दे देना था। केस निकले, ब्लड तो ले लिया, दवा आपने पहले उसको रेडिकल ट्रीटमेंट बाद में करेंगे, पहले उसको दवा थमा दिया, और जैसे कंफर्म आ गया केस, उसका रिपोर्ट, उसको जल्दी से आपको सेंटर पे पीएचसी सीएससी पे रेफर करके यहाँ पहुंचवा दीजिएगा, और वो कि बंदा को कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और हर मंथली जो है 12 महीने तक फिर उसका चेक भी करना है, कहीं फिर से रिपीट तो नहीं हुआ उस बंदे को। दूसरे, एपिडेमोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। जहां भी आपका पॉजिटिव केस आया उसको इन्वेस्टिगेट करना है, और अगर लगे कि नहीं पूरा एरिया गड़बड़ है या गांव और इलाका, तो पूरा मास सर्वे उसको करना है। यहाँ पे देखिएगा, आपको पूछेगा एपीआई जहाँ 2 से ज्यादा हो या 2 से कम हो, वाइवा में पूछ सकता है कि इस दोनों में क्या डिफरेंस है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी इसमें, वो थी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। इसमें मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, यही 2 चीज जो चीजें जोड़ी गई थी, उसमें बेस्ट चीज ये थी कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कम्युनिटी में बना दिए गए थे और फीवर ट्रीटमेंट डिपोट्स बना दिए गए थे। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है ये पूरे जो देश में था, ये जो एरिया खास के जहाँ पे एंडेमिक था, 3.57 लाख सेंटर्स हुए। और किसको करना है ये कम्युनिटी को ही का जिम्मेदार इसको बनाया गया। उसको पेड करती थी सरकार, लेकिन कम्युनिटी से वॉलंटियर निकाल लिया, उसी से मैनेज करवाती थी इस पूरे सेंटर को। इसमें आपको डीडीसी जो थी वो जो है आपको उसका देना था, दवाओं का टैबलेट का, वही जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम में जो दवा चल रही थी, वही दवा चलनी थी। मतलब कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, वहां पे क्या करना था, आपको दवा देनी थी, और फीवर डिपोट ट्रीटमेंट जो था, वहां पे ब्लड कलेक्शन भी लेना था और दवा भी देना था। तो इसमें दोनों, कभी कभी वाइवा में आपसे डिफरेंस पूछ लेगा कि डीडीसी और एफटीडी में क्या फर्क है, लेकिन जो दवा देनी थी, जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो शेड्यूल था, उसी के हिसाब से दवा देनी थी। ठीक है। उसके बाद 1971 में एक कंपोनेंट जोड़ा गया इरेडिकेशन प्रोग्राम में, अर्बन मलेरिया स्कीम्स प्रोग्राम्स। ठीक है। अर्बन मलेरिया जब देखा गया कि जो शहरी एरिया है, वहां भी मलेरिया का एक अलग पैटर्न मिल रहा है, खास के आप दिल्ली और इस तरह के बड़े शहरों में देखिएगा, तो वहाँ पानी इकट्ठा, आपको ज्यादा नाले और इस तरह की चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ स्टोरेज टैंक जो होता है, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं छतों पे या फिर बिल्डिंग्स में या अलग में जहाँ बड़ी बड़ी टंकियां हैं, वहां पे देखा कि एनाफ्लीज की एक स्टेफेंसाई करके एक वेक्टर है इसका, एनाफ्लीज मॉस्किटो का, वो ज्यादा वहां पे पनपते हैं और वो ट्रांसमिट करते हैं मलेरिया के पैरासाइट्स को। तो इसके लिए एक अलग से अर्बन प्लान लॉन्च किया गया। गांव में जो प्लान था
जिसमें आपको वेक्टर को मारने का और आपके प्रोटेक्शन का और दवाओं का, उससे थोड़ी सी अलग स्थिति यहाँ पे थी। ठीक है, वेक्टर कंट्रोल बाय इंटेंसिव एंटी मेजर्स, जो मेजर्स लगाने थे, तीनों चारों मेजर्स लगाने थे, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल। और उसके बाद इस मेथोडोलॉजी में भी था कि ड्रग ट्रीटमेंट को हमको एनहांस करना है। इसके अंदर अर्बन मलेरिया स्कीम के अंदर 181 सिटीज जो थी पूरे भारत की छोटी बड़ी, उसको लेके जोड़ा गया था। और ये इम्प्लीमेंट हुआ आपको, जब सर्वे हुआ कि 181 शहर जो हैं वो जहाँ पे इसकी जरूरत है, लेकिन पहला जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ 121 टाउन में हम लोग कर पाए इसको। क्राइटेरिया इसमें रखा गया कि 50,000 पॉपुलेशन से ज्यादा, 50,000 की आबादी से ज्यादा जो शहर है, अर्बन एरियाज है, उसमें इसको चलाया जाएगा। और जहाँ पे स्लाइड पॉजिटिव रेट जो है, स्लाइड जो मतलब कि जो उसका खून ले जाते हैं, उसमें जो परसेंटेज अगर 5% या 5% से ज्यादा अगर पॉजिटिव रेट मिल गया, तो उन जगहों पे ये आपको स्कीम चलेगी। और एक्टिव सर्विलेंस भी इसमें जुड़ा रहेगा। एक्टिव सर्विलेंस आपने देखा क्या था कि वहाँ पे वॉलंटियर्स को, मल्टीपर्पज कम्युनिटी वॉलंटियर्स छोड़ देते हैं, जो 15 दिन पे आपको सर्विलेंस करता है उस एरिया का। और उस सर्विलेंस के बाद जो अगर इस तरह का केस मिलता है, तो उनको क्या करते हैं, वो वहाँ पे उनका ब्लड लेके उसका स्लाइड बना के वो हायर सेंटर्स पे चले जाते हैं टेस्ट के लिए। और दूसरा, उनको वहीं पे ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अर्बन मलेरिया स्कीम्स में अगर कभी पूछेगा तो इतनी बात काफी है। इसमें आप लिख लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी पूछ सकता है आपको। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कंटेनमेंट, जो सबसे खतरनाक, जो आपको इसमें मलेरिया के 4-5 केसेस में थे, वो सब ज्यादा फैल्सिपेरम जो है वो दिक्कत कर रही थी। इसकी वजह से डेथ बच्चों में ज्यादा हो जाती थी, इसकी वजह से डेथ जो बड़ों में भी ज्यादा होती थी, क्योंकि ये ब्रेन पे असर करता था और इसके जो सीवियर सिम्टम्स आते थे। तो एक अलग से प्रोग्राम जो है ना, सीडा के मदद से, सीडा हमने पढ़ा था जब हम लोग प्रोग्राम्स पढ़ रहे थे कि स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, बात की थी इंटरनेशनल एजेंसी की, अभी शुरू में इंट्रोडक्टरी पढ़ रहे थे। तो उस सीडा की मदद से कोशिश किया गया कि हमको स्पेसिफिकली फैल्सिपेरम के जितने केस है उसको रोकने का, केस को, ठीक है, उस केस को रोकने का, उस केस को ट्रीट करने का, और उसके जो फैलाव को रोकने का, इस तीनों को टारगेट लेके इसको मन में रख के इसको लॉन्च किया गया कि स्पेसिफिकली हम उस पे 1977 के स्पेसिफिकली फैल्सिपेरम के केस पे हम ध्यान देंगे। खास के नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट में हमसे और पूरब चले जाइए वो, और ये सब जो आपको स्टेट दिख रहा है जिसमें उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन चीजों को और 4 जोन बना के इसको बांटा गया। जिस जिस डिस्ट्रिक्ट, इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट के 4 जोन बनाए गए। इन्हीं मतलब के राज्यों में बहुत ज्यादा मलेरिया का प्रकोप था। एंडेमिक एरियाज ये कहलाते थे। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ लीजिए, वो अलग है। तो इनके ऑपरेशंस का प्लान बनाया गया और आगे देखिएगा कि फिर अलग में भी कुछ और चीजों को इसमें जोड़ा गया। दूसरे जो सबसे बड़ी बात हुई उसमें क्या हुआ कि अब मलेरिया चूंकि रेसिस्टेंट हो रहा है, एग्जिस्टिंग ड्रग हमारी काम नहीं कर रही है। शुरू में बहुत दिनों तक रेसिस्टेंट बनी रही है आपको क्लोरोक्विन। उसके बाद जो आपको उसको इंसेक्टिसाइड हम छिड़क रहे थे वो भी रेजिस्टेंट हो गया था, बीएससी रेजिस्टेंट हो गया, डीडीटी की रेजिस्टेंस की खबरें आ रही थी। तो साथ साथ इस प्रोग्राम के रिसर्च को भी एक अलग ओरिएंटेशन दिया गया कि हम इस पर लगातार रिसर्च भी जारी रखेंगे और जहां जहां भी जिन चीजों की रेजिस्टेंट हो रहा है उसका बदल तलाश करेंगे। तो इसके लिए आपको 6 जो मॉनिटरिंग टीम बनाई गई। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम सेंसिटिविटी जो आ गई थी क्लोरोक्विन से, यानी क्लोरोक्विन दवा फैल्सिपेरम के केस पे असर ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो उसमें 6 टीम बनाई गई। पहली टीम का काम दिया गया कि कोई अल्टरनेटिव ड्रग ढूंढे, खासकर हर्बल अल्टरनेटिव ड्रग ढूंढे जो क्लोरोक्विन के रेसिस्टेंस को हम लोग अवर उसको काउंटर कर सके। आईएसएमआर अभी भी देख रहे हैं, कोविड-19 का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च को देखती है, उसमें आयुष के भी बहुत लोग रिसर्च करते हैं। उसको उसने सबसे पहले बताया कि जो हमारी क्लोरोक्विन है वो रेसिस्टेंट कर गई है उड़ीसा में, असम में, बिहार में, महाराष्ट्र में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो आपको छोटा जो उसमें, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अंडमान निकोबार में। आईसीएमआर ने जब ये बात की तो और खतरनाक हो गया मामला, जो हमारी लीडिंग ड्रग थी वो रेसिस्टेंट कर गई। तो इसको लेकर रिसर्च बढ़ाया गया। मलेरिया के लिए पूरे भारत में रिसर्च एक्टिविटीज को ज्यादा बढ़ाया गया। दूसरी जो एक चीज रखी गई इसमें बहुत ज्यादा थी कि काम ऐसे नहीं चलेगा। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में हमने देखा कि पहले कंट्रोल का मामला था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, हमने खुश होकर उसको इरेडिकेशन में बदल दिया प्रोग्राम को। लेकिन रेसिस्टेंट होने की वजह से, पॉलिसीज को सही से नहीं लाने की वजह से 2 चीज रेसिस्टेंट हुई। जो ड्रग दे रहे थे एंटी मलेरियल ड्रग, एंटी इंसेक्टिसाइड, एंटी इंसेक्ट जो ड्रग थी इंसेक्टिसाइड्स, दोनों रेसिस्टेंट कर गई। जो फर्स्ट लाइन ड्रग थी हमारी क्लोरोक्विन वो रेसिस्टेंट कर गई, और जो फर्स्ट लाइन ड्रग थी इंसेक्ट को मारने वाली बीएससी वो रेसिस्टेंट कर गई। तब डीडीटी आया, डीडीटी भी रेसिस्टेंट कर गया।
तब उसके बाद ये बात मन में आई कि सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को टारगेट करने से नहीं होगा। जो पब्लिक है, जिस एरिया में एंडेमिक एरिया में जहाँ पे मलेरिया के प्रकोप हैं, उनको भी आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि आप बराबर का हिस्सा बनिए इसमें। आप जब तक इस पूरी डिजीज के पैटर्न को नहीं समझिएगा, इसके फैलाव को, ट्रांसमिशन को, तब तक आप इस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि कोविड-19 में सरकार ने किस तरह से एजुकेट किया, घर घर लोगों को बताया मास्क कैसे पहनना है, हाथ कैसे धोना है, बार बार कैसे सफाई का ध्यान रखना है, फोमाइट से एक दूसरे से कॉन्टेक्ट से कैसे फैलती है बीमारी। दूसरे ये कि आपको कौन सा आपको वो ज्यादा क्या कहते हैं, आपको वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे बूढ़े हो गए या जिसको कोमोर्बिडिटी अलग से है, या फिर प्रेग्नेंट लेडी है, उनको कैसे अलग करना। इस तरह से मलेरिया में भी एजुकेट किया गया कि खास के जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो छोटे बच्चे हैं, डेथ आपने देखा था कि सबसे ज्यादा 5 साल के कम के बच्चों में होता है, उनको कैसे बताया जाए कि मॉस्किटो नेट का कैसे आप प्रयोग करें, किस तरह से आप जो है फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, किस तरह से आप पानी को अपने घर के आसपास जमा ना होने दें, अगर इस तरह की गंदगी है आपके आसपास तो उसको किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे, आप अपने पर्सनल मेजर्स कैसे लेंगे। तो ये हेल्थ एजुकेशन में चैप्टर डाला गया और अलग अलग माध्यम से जो कम्युनिकेशन चैनल से इसको लोगों को बताया गया। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हुई उसमें, वो था रीऑर्गेनाइजेशन। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम हमारा काम कर रहा था, उसमें क्या है कि सेंटर से एक पॉलिसी आती थी और उस पॉलिसी को फॉलो करते करते ग्रास रूट तक हम लोग जाते थे। अब इसका सेंटर जो है ना, मलेरिया कंट्रोल का सेंटर अब स्टेट वाइज ना करके डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दिया गया। ठीक है, पहले था कि पॉपुलेशन बेसिस पे, इतनी आबादी पे ये सारी चीजें, सारे उसके मेजर्स आएंगे, लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसको ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिफाइन कर दिया गया। और इसका जो मेन जो आपका कंट्रोल जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट को बना दिया गया। पहले सेंटर से ऊपर से, अब डिस्ट्रिक्ट से पेरिफेरी की तरफ, मतलब इसको हॉरिजॉन्टल प्रोग्राम को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड प्रोग्राम कहलाता है। इसमें क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट ही इसका वो होगा, मेन अथॉरिटी होगी, सेंटर होगा आपका, और वहां से चीजों को फैलाना है। अब स्टेट्स जो अथॉरिटी है उन पे निर्भर नहीं होता। प्रोग्राम को ग्रास रूट तक जाने के लिए ऊपर की पॉलिसीज एक बार इस तरह बन गई कि सारा कंट्रोल आपको डिस्ट्रिक्ट को दे दिया गया। उसमें जो अलग अलग जो एलिमेंट्स थे उनका नाम डिफाइन किया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि रीऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट नाम्स थे, यानी कौन कौन अथॉरिटीज थे, वो कौन कौन थे। तो पहला था DHO, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। यही आदमी जो हेड होता था पूरे मलेरिया के कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए। उसको असिस्ट करता था डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर, जो भी उस यूनिट में था वो हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर बना के वहां शिफ्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर हुआ। डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर को असिस्ट करता था असिस्टेंट मलेरिया ऑफिसर। ठीक है, असिस्टेंट DMO उसको असिस्ट करता था DMO, ये नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर को असिस्ट करता था आपको AMO। उसके बाद जो लेबोरेटरी सर्विलेंस है हर PSC पे डाला गया, लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, इंटोमोलॉजिकल टीम थी, जो इंटोमोलॉजिस्ट थे, जो इसकी स्टडी कर रहे थे बार बार आपको क्या कहते हैं कि वेक्टर की, उनका रोल भी थोड़ा बढ़ाया गया। ठीक है, जितने भी 72 जोन्स बने थे कंट्री में, हर जोन से एक इंटोमोलॉजिकल जो टीम है उसको लाया गया, जिसमें एक साइंटिस्ट होता है, उसके साथ उसके अधिकारी जुड़े होते थे। और सेंट्रल जो चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता था डिस्ट्रिक्ट का, या मेडिकल ऑफिसर को कहते हैं, उससे कोऑर्डिनेट किया गया। ठीक है, डिफरेंट जो अलग अलग हेल्थ अथॉरिटी काम करती थी, सबको एक जगह ऑर्गेनाइज करके उनको लाया गया। और सर्विलेंस वर्कर जो पहले हुआ करता था, उसको फुल्ली रिप्लेस कर दिया आपको मल्टीपर्पस वर्कर से। मल्टीपर्पस वर्कर से डिफरेंट काम सरकार लेती, जैसे आप देखो आंगनवाड़ी, या फिर आंगनवाड़ी में जो और NM वगैरह होती है, उस सबसे काम लिया जाता है आपको। इसका जो मेन काम था इस पूरे प्रोग्राम का रिवराइजेशन करने के बाद, कि आप टाइम से उसका ब्लड कलेक्शन करेंगे, उसका स्मीयर बनाएंगे, यानी स्लाइड बनाएंगे, और स्लाइड जो है आपको टेस्टिंग लेबोरेटरी तक पहुंचा देना है, जो PSC पे शिफ्ट किया गया, जिससे आपको मलेरिया के केस को डिटेक्ट करने में तेजी हुई। और तेजी होने के हिसाब से फिर उसको हम ट्रीटमेंट भी आपको सही से दे पाते थे। ठीक है, जो सर्वेलेंस था, एक्टिव पैसिव सर्वेलेंस था, इसका काम था केस कंट्रोल लैब सर्विसेज। ठीक है, कि जो लैब है वहां तक जल्दी से सर्वेलेंस के लिए, आपको मैंने बताया था कि जो मल्टीपर्पज वर्कर्स है उसको हर गांव में रखा गया। एक गांव में बाद में आया कि हर गांव में एक होना चाहिए, और वो आदमी क्या करता था, हर 15 दिन पे विजिट करता था। और उसको ये कह दिया गया था कि हर वीक में आपको कम से कम 2 जो है ब्लड के स्मीयर भेजने हैं। तो बंदा ब्लड भी भेजता था, मतलब ब्लड लेके उसका जो वो स्लाइड तैयार करके। ठीक है, और ट्रीटमेंट भी वहीं से स्टार्ट हो जाता था, प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता था। एक्टिव जो सर्विलेंस था, उसको कभी कभी आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे कि राइट शॉर्ट नोट एक्टिव सर्विलेंस। एक्टिव सर्विलेंस में एक मल्टीपर्पज वर्कर रखा गया था। ठीक है,
और ये बंदा जो था ये 2000 घरों को देखता था अकेला, प्लेन एरिया में जहाँ पे हिली एरियाज नहीं हो या पहाड़ी एरिया नहीं हो, 2000 घर या फिर 10,000 आबादी। इसी तरह से अगर प्लेन एरिया नहीं है, हिली एरिया या टेरेन एरिया जिसको कहते हैं, जहाँ पे पहाड़ी है, मतलब आबादी कम होती है, फैले हुए थे लोग ज्यादा में, वहाँ 8000 लोग में, यानी 10,000 प्लेन में था, 8000 इसमें। और ये 4 मल्टीपर्पज जो वर्कर्स थे उस पे एक सर्विलेंस इंस्पेक्टर बना दिया था, हेल्थ असिस्टेंट करके। मतलब एक मल्टीपर्पज 10,000 को लेता है, 4 मिला के 40,000 पे एक आपको हेल्थ असिस्टेंट बना दिया गया। ये जो आपका मल्टीपर्पज वर्कर्स था जिसके बारे में मैंने बताया कि हर घर में आपको हर 15 दिन पे उसको इंक्वायरी के लिए जाना है, उसको पूछना है किसी को बुखार तो नहीं है, किसी को सर गर्दन का दर्द इस तरह से नहीं, जाड़े देके बुखार तो नहीं आया, मच्छर आप लोग सही से पूरा करना था कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करते कि नहीं, आसपास कहीं मच्छर पनप रहा है तो उसको बताइए आप, ठीक है। उसमें ये भी ध्यान देना था कि वो जो रजिस्टर एक लेके चलता था जिसमें उसको मल्टीपर्पज वर्कर को इंश्योर करना था कि किस घर पे हमने कार्ड बनता था, घर के क्या पूछा, ठीक है। अगर वहाँ अगर किसी को इस तरह के सिम्टम दिखे तो उसकी स्लाइड बना के भेजना था, उसको भी रिकॉर्ड करना था। उनको कहा गया था कि आप जो कम से कम वीक में 2 स्लाइड्स आपको बना के भेजनी है, 2 लोगों का ब्लड एग्जामिनेशन लेके आपको भेजना है पीएससी पे, वहां जाके एग्जामिनेशन होता था। मल्टीपर्पज वर्कर ब्लड वहां से कलेक्ट करके सब सेंटर्स या फीवर जो आपका सेंटर था जहाँ पे आप लोग देखा था कि फीवर भी जांच करते थे और उसको दवा भी देते थे, उसका ब्लड सैंपल भी लेते थे, वहां से लेके आपको लेबोरेटरी पहुंचाना था। अगर मलेरिया पॉजिटिव आ गया तो क्या करने का, पहली बार सबसे पहले क्या करेगा कि जो आपका ट्रीटमेंट था उस ट्रीटमेंट को इनको असाइन किया गया था कि पाउच देके दवाओं का, कि आप अगर इस तरह के केसेस पॉजिटिव आए उनको दवा दीजिए और लगातार सर्विलेंस में रखिए उनको। जैसे आप मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए आपको डेली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके नहीं रख सकते हैं, तो यही जो मल्टीपर्पज वर्कर था यही कोऑर्डिनेट करता था उनको दवाएं टाइम पर देने के लिए। ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी आपने देखा होगा कि इसके फेल्योर इसलिए आया कि टाइम से दवा नहीं ले पाते थे, फिर उनके लिए जो वर्कर्स छोड़ा गया, उनको पीएससी पे बुलाया जाने लगा कि आके दवा नहीं खा के जाइए, ठीक है। इस सर्विलेंस में वो लोग भी इंक्लूडेड थे जो गेस्ट या विजिटर थे। जैसे आप गांव में कहीं गए, पता चला कि 10 लोग कहीं से गेस्ट आई हुई, जमात आई हुई है या फिर कोई शादी है बाहर से लोग आ गए, तो उनको भी इंक्वायर करना है, उनको भी अगर इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे तो उनकी भी आपको ब्लड का एग्जामिनेशन लेना है और स्लाइड के लिए भेजना है, ठीक है। फीवर केसेस जो है पिछली बार जो आप आए और इस बार में, दोनों बार में आपको देखना है कि फीवर केसेस में आपको कोई चेंज आया। पहले कुछ लोगों था क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए तो पता चल गया 15 दिन पहले कुछ नहीं था, इस बार आए तो आ गए। तो इस तरह से उसको कंपैरेटिव स्टडी करके अगर मान लिया ब्लड फिल्म अगर मिल गई है आपको, वहां पे अगर कोई फीवर केसेस है, ये 15 दिन पहले आए थे इस बार आए, इस बीच में कोई केस आपको मिल गया तो उसकी ब्लड लीजिएगा। अब ब्लड तैयार करना है उसको, जो मल्टीपर्पज वर्कर है उसको ट्रेन किया जाता है, ब्लड लेके उसकी 2 स्लाइड बनाते हैं, थिक स्लाइड और थिन स्लाइड। थिक स्लाइड में सिर्फ ये पता चलता है कि मलेरिया है या नहीं है, और थिन स्लाइड में ये पता चलता है कि मलेरिया अगर है तो उसकी कौन सी आपकी क्वालिटी है, फैल्सिपेरम है या फिर वाइवेक्स है या फिर आपको मलेरी है, या जिससे उससे पता चलता है। ये सिर्फ इसका काम है स्लाइड बनाना, ठीक है, और स्लाइड बना के आपको सीधे सीधे पीएससी पे भेज देना, पीएससी जांच करके फिर बताएगा क्या है। लेकिन बुखार जैसे मिले आपको स्लाइड लीजिए, लेकिन साथ में उसको दवा दे देना है। जो नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम में आपको प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट था कि उसको क्लोरोक्विन एक दे देना है, क्लोरोक्विन की डोज थमा देनी है उसको, ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे उसका रिजल्ट आएगा फिर उसको शिफ्ट कर देंगे आप मेडिकल ट्रीटमेंट पे, यानी कंप्लीट मलेरिया को खत्म करने का ट्रीटमेंट तब चलेगा। दूसरा जो आपका सबसे बड़ा था, देखिए आप एक्टिव सर्विलेंस में क्या था कि मल्टीपर्पज वर्कर गांव गांव घर घर जाके हर 15 दिन पे विजिट करके पता लगाएगा कि किसी को बुखार तो नहीं है, बुखार है तो उसका जैसे ही बुखार पाया गया उसका ब्लड सैंपल लेगा, ब्लड सैंपल तैयार करके वो पीएससी भेजेगा और दवा देके चला जाएगा उसको क्लोरोक्विन करके। लेकिन पैसिव सर्विलेंस में क्या है कि इसमें वो लोग जो छूट जाते हैं इससे, तो कहाँ पकड़ाएंगे वो, कहीं पे आपको कोई एजेंसी कैंप लगाई वहां धरा जाएगा, या पीएससी पे चला गया डॉक्टर को दिखाने, वहां फीवर आया उस एरिया में, इंडेमिक एरिया का पेशेंट जहाँ मलेरिया पाया जाता है उस पीएससी पे गया, या सब सेंटर पे या हॉस्पिटल्स में या जो डिस्पेंसरी है या लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर पे या हॉस्पिटल्स में कहीं पे अगर वो पहुंच गया तो वहां पे वो डिटेक्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव सर्विलेंस। एक्टिव और पैसिव दोनों सर्विलेंस के थ्रू आपको ये डिटेक्ट करना है कि मलेरिया के कितने केसेस आए, फिर उसके बाद उसका जो टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, अगर वो साइट पे पाएगा तो बुखार के साथ ही प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे देना है। अगर डिटेक्ट हो गया उसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कि ये स्लाइड तैयार होने के बाद, तब आपको क्या करना है कि उसको